नमस्कार दोस्तों। आप जानते हैं कि उत्तराखंड पहाड़ से लेके मैदान के अलावा सीमावर्ती राज्य है और सीमावर्ती राज्य होने के साथ साथ यहाँ पर पूरे 12 महीने अलग अलग किस्म के पर्यटक इस राज्य में आते हैं। मैं भी देख रहा था कि जो हमारे 4 धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, 2013 की आपदा के बाद से राज्य के अंदर इन 4 धाम में आने वाले पर्यटकों के आंकड़े राज्य सरकार द्वारा जारी करके पर्यटकों की जो संख्या आपदा के बाद शून्य हो गई थी, उसकी शुरुआत करने से लेकर के उस संख्या को बढ़ाने, लोगों को ये संदेश देने कि साहब यहाँ पर उत्तराखंड जो है कि 4 धाम यात्रा के लिए तैयार है, यहाँ पर परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। वो एक सिलसिला शुरू हुआ कि साहब श्री केदारनाथ में इतने श्रद्धालु आए, तो श्री बद्रीनाथ में इतने श्रद्धालु आए, गंगोत्री जी में इतने आए, यमुनोत्री जी में इतने आए। ये आंकड़ा जारी करने का सिलसिला तब से लगातार चला और अब यात्रियों की संख्या बढ़ने पर सरकार इसको अपनी योग्यता, अपने प्रबंधन, अपनी क्षमता का आकलन के रूप में इस आंकड़े को जारी करती है। ठीक भी है, लेकिन ये आंकड़ा जो है ये कुछ लाख का होता है। हो सकता है कि 4 धाम में जो श्रद्धालु आते हैं उनकी संख्या लगभग, हमने जो डाटा में खोजने की कोशिश की तो वास्तविक संख्या नहीं निकल पाई, लगभग 50 लाख लोग एक साल में जो 4 धाम यात्रा पर आते हैं। कुछ लोग हेमकुंड साहिब पर आते हैं, कुछ लोग पिरान कलियर पर आते हैं, कुछ लोग नानक मत्ता पर आते हैं, कुछ लोग अलग अलग देवी देवताओं में आते हैं, लेकिन उनकी संख्या 4 धाम के श्रद्धालुओं की संख्या की तुलना में बहुत कम होती है। 5-1 लाख और आते होंगे, 55 लाख। हमारे यहाँ जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर पर्वतारोहण और जो नदियां हैं उनमें रिवर राफ्टिंग, लगभग 1 लाख से ऊपर का आंकड़ा इनका भी हो जाता है। हमारे यहाँ जो मसूरी, नैनीताल से लेकर के चोपता, औली, दयारा और मुंशियारी, कॉर्बेट नेशनल पार्क से लेकर के अलग अलग पर्वतीय क्षेत्र में, तराई में, फॉरेस्ट वाले एरिया में, जहाँ अलग अलग किस्म के टूरिस्ट आते हैं घूमने फिरने, सैर सपाटा करने, एंजॉय करने के लिए, ये 50 लाख के करीबन इनकी संख्या। जो अब एक नया चलन हुआ कि दिल्ली के दुकानदार ने शनिवार इतवार अगर छुट्टी है, या दिल्ली में जो सेवारत लोग हैं केंद्र सरकार में, जहां 5 डेज वीक होता है, 5 दिन का सप्ताह होता है, तो वो वीकेंड पर शनिवार इतवार के लिए चल पड़ते हैं। कोई नैनीताल चलता है, कोई मसूरी के चलता है, कोई धनोल्टी चलता है, कोई केम्प्टी फॉल चलता है, कोई भीमताल चलता है, कोई भवाली गिरी चलता है, अलग अलग जगह चल देते हैं। ये मोटा मोटा मैंने बातचीत करके जो अंदाजा निकाला, 25 लाख के करीबन इस ढंग का पर्यटक है। हरिद्वार और ऋषिकेश ये 12 पर्यटक स्थल है, गर्मी हो सर्दी हो यहाँ पर लोग आते ही हैं। और हरिद्वार में एक एक दिन में अलग अलग जो स्नान पर्व होते हैं उसमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं। तो ये तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ का आंकड़ा ये बनता है। और उसके साथ साथ अब जो कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, इसकी शुरुआत लगभग 80 के दशक में हुई और अब ये प्रचंड होती जा रही है। इसका जो मैंने पिछला आंकड़ा खंगाला, लगभग 4 लाख। तो कुल मिला के साल भर में 6 से 7 करोड़ लोग, उत्तराखंड से बाहर के लोग, उत्तराखंड के जो छोटा सा प्रदेश है, 5 लोकसभा क्षेत्र है हमारे पास,
जनसंख्या घनत्व कम है लेकिन सड़कों की लंबाई बहुत अधिक। इस छोटे से प्रदेश में इतने लोग जब आते हैं तो जो यहाँ पर सरकारें होती हैं उनकी जो हमारी जो शासन व्यवस्था है, जो यहाँ की जनता के हिसाब से सृजित की गई है, उत्तराखंड की जनता के हिसाब से पुलिस कितनी होगी, विभागीय अधिकारी कर्मचारी कितने होंगे, उसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं कितनी होंगी, ट्रांसपोर्ट की सेवाएं कितनी होंगी, ये सब राज्य जो अपने प्रदेश का जनसंख्या आंकड़ा होता है उसके हिसाब से डिसाइड करता है, उसका प्रशासनिक ढांचा उसके हिसाब से तैयार किया जाता है। और उसके बाद अगर 6 से 7 करोड़ लोग हर साल राज्य में बाहर से आते हो तो ये जो प्रशासनिक ढांचा है, प्रशासनिक ढांचा इस काम के लिए पूरा नहीं पड़ता है। और उत्तराखंड बनने के बाद जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो इस ढंग का होड़ नहीं था, लखनऊ से देखने वालों का नजरिया उत्तराखंड के बारे में कुछ और था, इस ढंग के डाटा जारी नहीं होते थे। राज्य बनने के बाद इन सब चीजों पर लोगों की नजर जाने लगी, लेकिन उसके साथ जो अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया उसने इन चीजों को और लोगों के सामने लाने का काम किया, लोगों की जानकारी में लाने का काम किया। तो जो सरकार की जिम्मेदारी इन यात्राओं के संचालन के लिए है, ये जो 4 धाम यात्रियों के लिए, कांवड़ यात्रियों के लिए, जो एडवेंचरस टूरिस्ट है उसके लिए, जो समर सीजन का टूरिस्ट है उसके लिए, जो वीकेंड का टूरिस्ट है उसके लिए, हरिद्वार ऋषिकेश में आने वाला टूरिस्ट है उसके लिए, ये अलग अलग, जिम कॉर्बेट में आने वाला टूरिस्ट है उसके लिए, जो ये सब, और कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं पिथौरागढ़ से उनके लिए, इन सब के लिए जो सरकार ने व्यवस्था की वो अपने जो संसाधन है उन्हीं संसाधनों में से यहाँ से हटा करके उधर भेज दे, उधर से हटा करके इधर भेज दे। ये किसी ने सोचने की जरूरत महसूस नहीं की कि ये जो राज्य के अंदर बाहरी राज्यों से पर्यटक आता है, देश का आता है, दुनिया का आता है, अलग अलग देशों का पर्यटक आता है, इसके लिए हमको कितने राजस्व की प्राप्ति होती है। सरकार का कोई आंकड़ा मैंने ऐसा नहीं देखा जिसमें सरकार ने कहा हो कि पर्यटन से हमारी इतनी इनकम होती है, बल्कि पर्यटन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने, उनको संचालित करने के लिए सरकार का पैसा खर्च होता है, जितनी इनकम होती है उससे ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो ऐसी दशा में जब पर्यटक यहां पर आते हैं तो हमारी सड़कों की हालत जो होती है पर्वतीय क्षेत्र में, अलग अलग किस्म की हर दिन कोई ना कोई दुर्घटना की सूचना मिलती है। और खासकर जो बाहर से लोग आते हैं उनको पहाड़ में ड्राइविंग का अनुभव नहीं होता है, यहाँ की सड़कों की जानकारी नहीं होती है, तो उसके हिसाब से उनकी स्पीड, अब जो 4 धाम यात्रा मार्ग बन गए वहां पर फर्राटे से दौड़ने में मोड़ पर गाड़ी कंट्रोल नहीं होने से गाड़ी बाहर हो जाती है। जो तंग सड़कें हैं वहां पर ड्राइविंग का अनुभव न होने के कारण एक्सीडेंट होते हैं, लोकल लोगों के भी एक्सीडेंट होते हैं। तो उन दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए, उनका जब दुर्घटना होती तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ बना, लेकिन उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति और यहाँ पर आने वाले पर्यटकों के हिसाब से उस व्यवस्था में अभी बहुत सारी खामियां हैं, उनको सुधारने की जरूरत है। जो एसडीआरएफ के लोग हैं वो अपना काम जब करते हैं बेहतर करते हैं, उसमें कोई सवाल नहीं है उनके काम पर, लेकिन उनके पास संसाधन जो है वो आधुनिक संसाधन नहीं है, उनकी जो मैन पावर है वो कम है, उनके जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के साधन है, जो ट्रेवलिंग फैसिलिटीज हैं वो पर्याप्त नहीं। तो दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन बेहतर हो, उसके लिए अब केवल रोड ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि हवाई ट्रांसपोर्ट के लिए भी राज्य सरकार के पास व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन सरकार के संसाधन सीमित हैं। अब मैं आजकल 3-4 दिन से सरकार की खामियों को उजागर करने का काम कर रहा था, तो हमारे भाजपा के कुछ मित्र जो हैं जिनको हम अंधभक्त कहते हैं, वो गालियां देने पर उतर आए। वो गालियां देने पर मतलब कुछ भी लिख दो। मैंने कहा मेरा तीर सही निशाने पर लग रहा है, अगर वो गालियां दे रहे हैं तो हम कड़वा सच लोगों के सामने ला रहे हैं, जिससे उनको लगता है कि उनको नुकसान हो जाएगा, उनकी गलतियां उजागर होंगी तो फिर नुकसान होगा चुनाव में। यहां मैं कमियां उजागर करने के बजाय सरकार को सलाह दे रहा हूं कि जरा
जो तुम्हारे पास अधिकारियों की फौज है जिनके जिम्मे ये सारे काम जो मैं गिना रहा हूं, उनको बिठा करके उनसे बातचीत करके इस पर एक विवेचना तो करिए कि ये 6-7 करोड़ लोगों को राज्य में आने पर इनको संभालने के लिए यहाँ पर बेहतर तरीके से ये टूरिज्म का काम चले, इसके लिए किन किन संसाधनों की जरूरत है। यहाँ पर हालत यह है कि रेगुलर पुलिस पूरे राज्य में नहीं है, रेगुलर पुलिस की संख्या सीमित है। और पर्वतीय क्षेत्र में तो जहाँ ये यात्राएं चलती हैं, जहाँ लोग सैलानी जाते हैं, जहाँ एडवेंचर वाला टूरिस्ट जाता है, तो वहाँ तो राजस्व पुलिस से संसाधन विहीन है, तो वहाँ के लिए रेगुलर पुलिस की व्यवस्था हो। सबसे बड़ा मसला आता है, इस साल भी अब तक 100 लोग मात्र 1.5 महीने में 100 तीर्थयात्री मर गए हैं स्वास्थ्य सुविधाएं के अभाव में। चाहे कहा गया हो कि हार्ट की प्रॉब्लम थी इसलिए मरा, ऑक्सीजन नहीं मिली इसलिए मरा, अचानक अटैक आ गया इसलिए मरा। लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं अगर बेहतर होती तो इन 100 में से कुछ न कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी। तो स्वास्थ्य सेवाएं पहाड़ में जब हम रेगुलर जो स्वास्थ्य सेवा है पीएचसी वाली, सीएचसी वाली, उसमें डॉक्टर को नहीं बिठा पा रहे हैं, उसमें जांच के उपकरण नहीं लगा पा रहे हैं, तो इन यात्रियों के लिए भी ऐसे ही फर्स्ट एड वाली व्यवस्था रहती है यात्रा मार्ग पर। इसमें सुधार कैसे हो, यहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे हो, इस पर विचार करने की जरूरत है। दुर्घटना जिन जिन जगह पर हो सकती है सड़क पर, जो कुछ स्थान चिन्हित होते हैं, अंधे मोड़ होते हैं, जहां पर गाड़ी की दुर्घटना की संभावना, दुर्घटना जनित क्षेत्र पुलिस ने बोर्ड लगवा रखा होता है। केवल बोर्ड लगाने से थोड़ी काम चलेगा, वहां पर दुर्घटना को कैसे रोका जा सकता है। आप वहां पर चाहे वो लगाइए, स्पीड ब्रेकर लगाइए, चाहे चेतावनी के बोर्ड रेगुलर में 1, 2, 3, 4 लगाइए। एक बोर्ड से काम नहीं चलेगा, किसी की नजर नहीं गई तो बोर्ड का डिस्प्ले बढ़ाइए, या कुछ और काम कीजिए। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके कैसे हो सकता है, इस काम को करने की जरूरत है। ये पूर्ण जीना लिख रहा है चुप कर। अब ऐसे बुद्धिमान लोगों के मुंह तो हम नहीं लगते, जिनको तकलीफ होने लगती है हमारी बात से, सही बात से। मैं तीसरी चीज जो कह रहा हूं, यहां पर बरसात में ये यात्रा जब चलती है, ये अप्रैल में चार धाम यात्रा शुरू होकर के नवंबर में समाप्त होती है, और इस बीच में यहाँ पर जो कावड़ यात्री को मिला करके 5 करोड़ से के लगभग लोग आते हैं, 5 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं। इस समय ये जो जुलाई और अगस्त का महीना है, इस बार 20 जून से जो हमारा मौसम विज्ञान विभाग है बोल रहा है कि साहब 20 से 25 जून में मौसम मानसून का आने की संभावना बन रही है। तो भूस्खलन होता है बरसात में, बारिश तेज हो जाती है तब यात्री फंसते हैं, बर्फबारी हो जाती है कभी कभी चार धाम पर तब यात्री फंसते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है? पर्वतीय क्षेत्र में दूर संचार की सुविधाएं भी पर्याप्त नहीं है। बहुत सारी ऐसी जगह है कि दुर्घटना का जन्म हो गई और नेटवर्क नहीं है तो सूचना नहीं पहुंच पाती है। इन चीजों में सुधार के लिए जो मुझे समझ आया कि हमारी राज्य सरकार को यहाँ पर जो यात्रा सुगम हो लोगों की, चार धाम यात्रा से लेकर के बाकी यात्रियों के लिए, इसके लिए एक अलग से टास्क फोर्स होनी चाहिए, जो हरिद्वार के स्नान से लेकर के ऋषिकेश की भीड़ से लेकर के और चार धाम यात्रा, कावड़ यात्रा, इस सब को, इसके लिए अलग तंत्र हो, जो राज्य सरकार का रूटीन तंत्र है उससे हट करके, कि वो यात्रा प्रबंधन का तंत्र अलग से हो, उसको जो भी नाम दे, जो जिस भी फोर्स का नाम दे, वो अलग से एक तंत्र हो जो इसका प्रबंधन का काम करे, इसका पूरा मैनेजमेंट करे, इसका पूरा रूट चार्ट आउट करने से लेकर के, यात्रियों के पंजीकरण से लेकर के, यात्रियों के ट्रांसपोर्ट से लेकर के, उनके रहने खाने की व्यवस्था का, उस पर नजर रखे। एक टास्क फोर्स इसकी बनाई जाए। दूसरा जो एसडीआरएफ का, जैसे मैंने कहा कि उनको आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं और उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उनकी बेहतर की जाए, ये, और उनका प्रशिक्षण जो है यहाँ के अनुरूप दिया जाए, ये दूसरी बात है। और तीसरा है कि स्वास्थ्य सेवा
ये जो हमारी रूटीन स्वास्थ्य सेवा है, इससे हट करके एक अलग टीम। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब कि 3 किस्म की टीम केवल उत्तराखंड में 12 महीने आने वाले अलग अलग किस्म के पर्यटकों के लिए ये अलग से बनाए जाने की जरूरत है। और इसके लिए अब मैं फिर कह रहा हूं, फिर पूर्ण जीना जैसे लोगों को तकलीफ होगी कि जो डबल इंजन है, इस डबल इंजन का लाभ लेने का वक्त है कि जब राज्य सरकार धामी जी अपने प्रधानमंत्री जी के पास जाकर के, पर्यटन मंत्री के पास जाकर के एक पूरा प्रोग्रामिंग के साथ जाएं, एक पैकेज की मांग करें कि हम ये, क्योंकि यहाँ पर जो अलग अलग किस्म के यात्री आते हैं, टूरिस्ट जो आता है वो देश के लोग आते हैं और देश के लोगों की व्यवस्था करना केंद्र सरकार का काम है। तो केंद्र सरकार यहाँ पर इस काम को करने के लिए एक पैकेज उत्तराखंड को दे और फिक्स हो जाए हर साल के लिए कि हर साल पैकेज मिलेगा और उसमें हर साल 10 से 20% की बढ़ोतरी होगी ताकि राज्य सरकार अपना काम बेहतर तरीके से कर सके। अब पिछले साल हमने देखा कि किसी भाजपा सरकार ने गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन सत्र इसलिए नहीं बुलाया कि साहब 4 धाम यात्रा होने के कारण सत्र बुलाना संभव नहीं है। इस समय मैं सुन रहा हूं कि गैरसैंण में सत्र बुलाने की बात कही जा रही है, लेकिन फिर बहाना अधिकारी बनाएंगे कि साहब हमारे पास व्यवस्था नहीं है इसलिए हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस काम के लिए अलग अधिकारी हों जो इस ढंग का बहाना न बनाए, तो गैरसैंण भी सुरक्षित रहेगा, पहाड़ भी सुरक्षित रहेगा, मैदान भी सुरक्षित रहेगा और जो राज्य के अंदर आने वाले हमारे मेहमान हैं उन मेहमानों को हम भरपूर सुविधा दे करके देश के अंदर, दुनिया के अंदर उत्तराखंड की बेहतर छवि का संदेश देने का काम कर पाएंगे। तो ये आज मेरी बातचीत का सार था। आप सब लोग जिन्होंने सुना उन सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।